नमस्कार, ये आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आजाद रहेगा इंडिया का इंटरनेट, सीएनबीसी आवाज की मुहिम लाई रंग। टीआरएआई ने डिफरेंशियल प्राइसिंग पर लगाई रोक, फ्री बेसिक्स का खेल भी खत्म। 20 तिमाही में धीमी पड़ी ग्रोथ की रफ्तार, जीडीपी ग्रोथ 7.3%, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बड़ी उम्मीदें। आखिरी घंटे में शेयर बाजार में आई तेज गिरावट, सेंसेक्स में 300 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट, तो निफ्टी 7,400 के नीचे गया। प्रिसीशन काम शेफ्ट की खराब लिस्टिंग, इशू प्राइस से 12% नीचे हुई लिस्ट। क्विक हील का आईपीओ आज खुला, प्राइस बैंड 311 रुपए से 321 रुपए। हाफिज सईद मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड, हेडली की गवाही से भारत के दावे पर मोहर। बड़ा सवाल, क्या अब हाफिज पर कार्रवाई करेगा पाकिस्तान? और मेक इन इंडिया वीक के लिए मुंबई में जोरदार तैयारियां, 68 देशों के 5,000 से भी ज्यादा प्रतिनिधि लेंगे भाग। आज इंटरनेट की आजादी के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटर ने डिफरेंशियल प्राइसिंग पर रोक लगा दी है। इंटरनेट की आजादी बरकरार रहेगी, सीएनबीसी आवाज की मुहिम रंग लाई है। टीआरएआई ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए डिफरेंशियल प्राइसिंग पर रोक लगाई है। मोबाइल कंपनियां मोबाइल इंटरनेट पर अलग अलग साइट्स के लिए अलग अलग चार्ज नहीं ले सकेंगी। इससे फेसबुक के फ्री बेसिक्स जैसे ऑफर पर अपने आप ही रोक लग जाएगी। फ्री बेसिक्स को नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ माना जा रहा था। आरकॉम फ्री बेसिक्स को अपने ग्राहकों को फ्री दे रहा था, जो डिफरेंशियल प्राइसिंग का भी मुद्दा था। Which essentially mandates that no service provider shall charge differential pricing on the basis of application, platforms or websites or source. Differential pricing could be offered in case of grave emergencies. That's what we had made that exception. We have also made exception in case of closed networks which are not internet. Actually, we didn't need to say that, but for the sake of clarity, anything on internet cannot be differentially priced. और इस खबर पर और बातचीत के लिए हमारे साथ शामिल है हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, सबसे पहले तो हमें शायद ये दर्शकों को इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि सीएनबीसी आवाज ने जो मुहिम चलाई नेट न्यूट्रलिटी के लिए और इंटरनेट की आजादी के लिए, उसका एक जो पड़ाव है आज उस पर एक बड़ी जीत नजर आई है। आप ये बताइए कि दर्शकों, जो हमारे ग्राहक हैं, दर्शक हैं, उन्हें इस फैसले के, ट्राई के किस तरह से फायदा होने वाला है? इसके फायदे कई तरह से होंगे। पहली बात कि ये अब कंपनियां तय नहीं कर सकती हैं कि आप ये वेबसाइट देखेंगे तो आपको हम फ्री में देंगे वेबसाइट, अगर आप दूसरी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहां पे चार्ज देना पड़ेगा, या फिर दूसरी वेबसाइट पे सस्ते डेटा चार्ज लेंगे, तीसरी वेबसाइट पे महंगे डेटा चार्ज लेंगे। यानी डेटा चार्ज में अब भेदभाव नहीं होगा। जो फ्री बेसिक्स था फेसबुक का, एयरटेल का जीरो इंडिया प्लान था, वो सारे प्लान अब अवैध साबित हो गए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो कई कंपनियां कुछ म्यूजिक को लेकर कुछ अलग ऑफर करते थे अपने वेबसाइट पे अपने ग्राहकों को फ्री में, वो ऑफर नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, जो कई सारे पैक ऐसे चल रहे थे कि आप मान लीजिए मिसाल के तौर पर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसी चीजें आप देखें एक साथ एक महीने के लिए, तो आपको 10 रुपए या 20 रुपए हम देने वाले हैं। इस तरह के सिलेक्टेड सर्विसेज के, सिलेक्टेड वेबसाइट की एक्सेस आपको फ्री में या सस्ते में हम नहीं दे सकेंगे। फ्री देना है, सस्ता देना, तो आप सब कुछ सारे वेबसाइट को फ्री करिए, ये इसका मतलब हुआ। तो ये अब दर्शकों के लिए या हमारे ग्राहकों के लिए, इंटरनेट यूजर्स के लिए एक बड़ा दिन है। और आइए हम आपको बताते हैं कि सीएनबीसी आवाज ने किस तरीके से इस सफर को आगे बढ़ाया, इस मुहिम का झंडा बुलंद किया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, सीएनबीसी आवाज ही वही चैनल था जिसने सबसे पहले नेट न्यूट्रलिटी की मुहिम को बनाया था। कैंपेन करीब 1 साल की प्रक्रिया के बाद टीआरएआई ने इस बात को मान लिया है। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़े हैं। साफ तौर पर यह कहा गया कि कोई भी ऐसे प्लान को मंजूरी नहीं दी जाएगी जो अलग अलग डेटा टैरिफ को। आपके हक की लड़ाई में हमेशा आगे रहता है सीएनबीसी आवाज। हमारे मुताबिक इंटरनेट आजादी में कोई अगर मगर नहीं हो सकता। हमको लगता है कि सीओएआई को जितनी इस पर आवाजें आ रही हैं, अपना व्यू बदलना चाहिए। इसीलिए जब इंटरनेट और सोशल मीडिया की आजादी पर सवाल उठे तो सबसे पहले हमने उठाई आपके हक की आवाज। क्या फ्लिपकार्ट ने भारतीय एयरटेल को कोई पैसे नहीं दिए इसके लिए, ताकि इंडिया में कायम रहे साइबर स्वराज? ये वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है। सीएनबीसी आवाज ने फिर बुलंद की कंज्यूमर की आवाज।
तो यहां पर कंज्यूमर की आवाज को लगातार बुलंद किया है सीएनबीसी आवाज ने, और उसी का आज हम एक नतीजा देख रहे हैं कि जीत के तौर पे माना जा रहा है इंटरनेट की आजादी के लिए ट्राई का जो फैसला है। और इस फैसले पर आई स्पिरिट के फाउंडर शरद शर्मा ने फ्री बेसिस पर ट्राई के फैसले को काफी अहम बताया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट की आजादी के लिहाज से फैसला एक नजीर है और दूसरे देशों को भी इससे अपनी पॉलिसी तय करने में सहूलियत होगी। की प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेट के पीछे, ये आज एक्सेप्ट करे गए हैं, तो उस वजह से एक जीत है। इसलिए भी जीत है, हमने देखा कि कैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को एक नेशनल इंटरेस्ट क्लोक करके उसने कोशिश करी कि पॉलिसी को शेप करे और वो नहीं कर पाई। तो ये अपने में ही एक जीत है। इसलिए बाकी जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं वो इंडिया के ऊपर रिलाई करेंगी। तो यहां जानकार भी मान रहे हैं कि ट्राई का एक क्रांतिकारी फैसला है इंटरनेट की आजादी से, जहां तक ये बात जुड़ती है। लेकिन कोई है जो इस फैसले से निराश भी है, और वो है फेसबुक। जी हां, टीआरएआई के फैसले से फेसबुक काफी निराश है। फेसबुक ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि वो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंटरनेट से जोड़ना चाहती थी अपने फ्री बेसिक्स के द्वारा। फेसबुक ने यह भी कहा है कि वो कमियों को दूर कर इंटरनेट से लोगों को जोड़ने की कोशिश अभी भी जारी रखेगी। हालांकि वो ट्राई के इस फैसले से निराश है। चलिए अब रुक करेंगे आज की दूसरी बड़ी खबर का, और वो जुड़ी है देश की ग्रोथ के साथ। तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है। तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.3% रही है, जबकि पिछली तिमाही में ये 7.7% पर थी। हालांकि कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ जहां बेहतर हुई है, वहीं कृषि और बिजली क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई है। और आज इन नंबर्स पर आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांता दास का कहना है कि तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ संतोषजनक है सरकार के लिहाज से। There is improvement in the numbers, which is quite satisfying, and the direction of growth is that basically what it reflects is that the policies and the reform measures which the government has undertaken over the last 1.5 years or so, that they are, I think, beginning to show results. The process of reforms and the process of policy initiatives, all that will continue, and especially satisfying and noteworthy is the growth in industries, the industrial growth, with special focus on manufacturing. यहाँ पर शक्तिकांत दास साहब तो थोड़ी यहाँ बता रहे हैं कि चीजें जो सरकार सोच रही थी उसके मुताबिक ही हो रहा है, लेकिन और विश्लेषण करते हैं इसका। हमारे साथ हैं हम सीएनबीसी आवाज के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। तो प्रदीप, कैसे देखें, सरकार की तरफ से संकेत आ रहा है कि उन्हें इसी की उम्मीद थी, कोई उनके लिए कोई सेटबैक नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। कैसे समझें जीडीपी आंकड़ों को, कैसे हैं नंबर्स? कुल मिलाकर ये आंकड़े उम्मीद के मुताबिक ही कहे जाने चाहिए, और जिस तरह से पिछले तिमाही के जीडीपी को हमने देखा कि अपग्रेड किया गया है, बढ़ाया गया है, तो बहुत मुमकिन है कि जब इस तिमाही का जीडीपी रिवाइज हो तो वहां भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिले, क्योंकि अमूमन ये चीजें ट्रेंड में चलती हैं। जब रिवीजन अपवर्ड होने का ट्रेंड चलता है तो हर क्वार्टर में वही देखने को मिलता है। लेकिन अभी जो आंकड़े हमारे पास हैं, अगर उनको हम समझने की कोशिश करें तो जिन तमाम अर्थशास्त्रियों, जानकारों से हमारी बात हुई, इनका कहना है कि साफ तौर पे आप देखिए पूरी इकोनॉमी दो भागों में बंटी हुई है, एक जो तेजी में है और दूसरी जो मंदी में है। जिन सेक्टर्स के ऊपर कमोडिटी के चलते दबाव है वो मंदी में है, जिन सेक्टर्स में कुछ रिफॉर्म्स अटके हुए हैं वो कमजोर हैं, और दूसरी तरफ सरकार की मदद से चलने वाले कुछ एक सेक्टर्स और कुछ एक कंजम्पशन वाले सेक्टर्स में तेजी है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप इन आंकड़ों को देखें, कृषि में कमजोरी है क्योंकि 2 मॉनसून खराब हो गए, मैन्युफैक्चरिंग में सरप्राइजिंगली काफी तेजी देखने को मिली है, एविएशन, ट्रांसपोर्ट, ऐसे कुछ और सेक्टर्स हैं जहां पे अच्छी तेजी देखने को मिली है। सरकार लगातार खर्च कर रही है, इसलिए सरकार के खर्च की वजह से कुछ सर्विसेज में तेजी देखी गई है, लेकिन कुछ दूसरे सर्विसेज में कमजोरी भी है। इसलिए ओवरऑल जो सर्विस सेक्टर डबल डिजिट में लगातार था, वो अब थोड़ा सा डबल डिजिट से नीचे सिंगल डिजिट में फिसल गया है। ये थोड़ी चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि हमारे पूरे इकोनॉमी का ये सबसे बड़ा सेक्टर है। और पावर में जहां हम थोड़ा सा स्लो डाउन देख रहे हैं, वो इस क्वार्टर में और बढ़ने का अंदेशा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर भी रिफॉर्म्स थोड़े से अटके हुए हैं। इसलिए आपको इस तरह से 2 भागों में बांटकर अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी अगर आप एक निवेशक हैं तो। जी प्रदीप, बहुत शुक्रिया, क्योंकि यहाँ पर जो जानकार हैं वो भी कुछ इसी तरह की बात कर रहे हैं। केयर रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीर साहब का कहना है कि जीडीपी आंकड़ों से थोड़ी निराशा उन्हें हो रही है। उनका मानना है कि कोर और बैंकिंग सेक्टर की हालात यहां पर खराब दिख रही है, साथ ही कृषि क्षेत्र के हालात भी अच्छे नहीं हैं। Core sector is not doing well, bank credit is not growing, so थोड़ा
कन्विंसिंग नहीं है ये ओवरऑल पिक्चर। लेकिन जो कंसर्न हमारा अभी भी रहेगा वो एग्रीकल्चर पे रहेगा, क्योंकि जो एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू हैपन इन द फोर्थ क्वार्टर, क्योंकि जो भी राबी इन्फॉर्मेशन हमें ये मालूम है, इट लुक्स लाइक दैट राबी क्रॉप में नॉट बी एज गुड एज व्हाट इट वाज लास्ट ईयर। तो इसका मतलब यही होगा कि फोर्थ क्वार्टर में जो भी मोमेंटम मिलना है वो थोड़ा मुश्किल होगा एग्रीकल्चर से, और मैन्युफैक्चरिंग भी जब तक हमारा फेस्टिवल सीजन खत्म हो गया वी कैन नॉट बी सी ट्रैक्शन देयर, तो थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा फोर्थ क्वार्टर में। तो ओवरऑल वो 7.4 7.5 विल बी अ बिट डिफिकल्ट टू अचीव। चलिए, और अब आज के कारोबार की यानी कि मार्केट की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन ही बाजार ने भारी गिरावट देखी है। सेंसेक्स आज 330 पॉइंट टूटकर 24,287 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 101 पॉइंट टूटकर 7,400 के नीचे चला गया है। बाजार के आज के एक्शन को और ज्यादा अच्छे से डिटेल में समझा रहे हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट रेटर अनिल सिंह भी। देखिए, दुनिया भर के बाजारों में आज कमजोरी बढ़ती नजर आई। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार कमजोर थे। आज एशिया में खाली जापान को छोड़कर बाकी सारे बाजार बंद थे, लेकिन दिन में यूरोप के बाजार जब कमजोरी के साथ खुले और भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे, उससे भारतीय बाजारों पर दबाव बना। दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया की तरफ से थोड़े से तनाव बढ़ने के जो संकेत आते दिख रहे हैं, सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया, उससे भी चिंताएं दुनिया भर के बाजारों में बढ़ती हुई दिखी और उसके चलते रुपए में आज फिर से कमजोरी आ गई। 20 पैसे के आसपास के नुकसान के साथ रुपया ट्रेड कर रहा था। शुक्रवार को फिर से मजबूत बाजार में भी एफआईज की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ दिखा, तो ऐसे में बाजार में थोड़ा सा सेंटीमेंट कमजोर हुआ। 7,500 के आसपास कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है बाजार पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी बिकवाली का प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। उसके पार आज भी फर्स्ट हाफ में सुबह बाजार टिक नहीं पाया। तो ये सब रीजन थे जिनके चलते बाजार कमजोर हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी उतनी बुरी हालत नहीं दिखा रहे हैं, बंद काफी नीचे होते हुए दिखे थे, लेकिन एवरेज क्लोजिंग यहां पर आती हुई नजर आई। और यहां पर अब वक्त हो गया है आवाज एट 9 में छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद रुक करेंगे बजट की खबरों का, क्योंकि इस बार बजट में एसईजेड को मिल सकती है कुछ और राहत। और अब बात करेंगे बजट से जुड़ी खबरों की। 29 फरवरी को पेश होने वाले बजट में स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी एसईजेड को सिर्फ 5 साल के लिए टैक्स छूट का ऐलान किया जा सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक टैक्स छूट के तौर पर मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स यानी मैट के अलावा दूसरी टैक्स छूट भी जारी रखने पर फैसला लिया जा सकता है। हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, एसईजेड को क्या एक बार फिर यहां पर सरकार की तरफ से राहत आती हुई मिलेगी? मैट लगाए वहां कारोबार हमने देखा कि ठंडा हुआ है, इस बार किसी नई राहत का ऐलान संभव है? हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार बजट में स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर से मैट हटाने का ऐलान कर सकती है, लेकिन हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं ये ऐलान कुछ शर्तों के साथ किए जाने की संभावना है। शर्त ये हो सकती है कि जो भी ऑपरेशनल एसईजेड हैं, यानी जहां पे कामकाज चल रहा है, उत्पादन हो रहा है, वहां पर सिर्फ 5 साल के लिए मैट से छूट दी जाएगी, यानी 5 साल बाद फिर से उन्हें मैट देना होगा। दूसरी जो राहत मिलने की संभावना वो ये है कि टैक्स संबंधी रियायतें जो सरकार खत्म करने का ऐलान किया था, उस खत्म करने के सिलसिले में एसईजेड को बाहर रखा जाएगा, यानी एसईजेड से दूसरे टैक्स संबंधी रियायतें खत्म नहीं की जाएंगी। इसको लेकर जो उद्योग मंत्रालय ने प्रस्ताव भेजा था, उस प्रस्ताव पर कमोबेश वित्त मंत्रालय सहमत हो गया है और इसके औपचारिक ऐलान बजट में होने की पूरी संभावना है। शुक्रिया लक्ष्मण। और अब आपके काम से जुड़ी एक खबर, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट Amazon.com से मोबाइल खरीदने वाले हैं तो आपको नए नियम जानने बेहद जरूरी हैं। अब अगर आप Amazon से मोबाइल खरीदते हैं तो रिफंड का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये हुआ कि कंपनी जिन मोबाइल्स पर सर्टिफाइड टैग लगाएगी उन्हें सिर्फ रिप्लेस कराया जा सकता है, वो भी सिर्फ डैमेज होने या कोई तकनीकी खामी निकलने पर। आप पहले की तरह सिर्फ मोबाइल पसंद न आने पर उसे वापस अब नहीं कर पाएंगे। खराब फोन भी खरीद के 10 दिन के अंदर ही बदलने होंगे। और 26/11 हमलों में पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब होता हुआ दिखा है। भारत के दावे को पुख्ता करते हुए डेविड हेडली ने जमात-उद-दावा सरगना हाफिज सईद को मुंबई हमले का मास्टरमाइंड बताया है। मुंबई हमलों की गवाही के दौरान उसने हाफिज सईद का नाम लिया और मुजफ्फराबाद के आतंकी ट्रेनिंग कैंप में हाफिज से मुलाकात की बात भी कबूली।
बात मुंबई में होने वाले मेक इन इंडिया वीक की, क्योंकि मुंबई में मेक इन इंडिया वीक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फरवरी 13 से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश की कई बड़ी कंपनियां और मंत्री शामिल होंगे। आइए देखते हैं मुंबई में इसकी क्या तैयारियां चल रही हैं। मुंबई पूरी तरह से मेक इन इंडिया के रंग में रंग चुकी है। शहर के कोने कोने में मेक इन इंडिया के बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं और यही नहीं, चौपाटी, हाजी अली और बीकेसी जैसे जाने माने जगहों में मेक इन इंडिया के बड़े मैस्कॉट खड़े किए गए हैं। मेक इन इंडिया वीक का आयोजन 13 से 18 फरवरी तक मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होगा। पीएम मोदी का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर खास फोकस है, इसीलिए ये कार्यक्रम भारत में अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस इवेंट होगा। इसमें 68 देशों के 5000 से भी ज्यादा डेलीगेट्स शामिल होंगे। 4 देशों के प्रधानमंत्री भी इसमें हिस्सा लेंगे। मेक इन इंडिया वीक के लिए बीकेसी में 30 एग्जीबिशन हॉल्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 3 हॉल्स स्वीडन, जर्मनी और साउथ कोरिया को दिए जाएंगे और इसके अलावा 17 राज्यों को भी अपने इंडिपेंडेंट एग्जीबिशन हॉल्स दिए जाएंगे। 10 सेक्टर्स पर खास फोकस रहेगा। जानकारों का कहना है कि सबसे बड़ी डील्स ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में होंगी। सरकार को 4 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश की उम्मीद है। Make in India is a way in which we are very clearly showcasing India's strengths in those particular 25 sectors which we announced even when we launched this. Post that, to facilitate greater focus on those sectors, FDI policies in those sectors have also been opened up. फिलहाल जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा सिर्फ 16% है, जिसे सरकार 2020 तक 25% करना चाहती है। इसे किक स्टार्ट करने के लिए मेक इन इंडिया वीक में 1500 से ज्यादा विदेशी कंपनियों के एमडी और सीईओ शामिल होंगे। इनमें बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक जैसे बड़े नाम भी होंगे। महाराष्ट्र सरकार भी इस आयोजन का मुंबई में होने का फायदा उठाना चाहती है। इस दौरान रिटेल, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 5 नई नीतियों का ऐलान करेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी सरकार एक सिंगल विंडो लाने वाली है। महाराष्ट्र सरकार का इरादा है कि मेक इन इंडिया वीक के तहत मुंबई को बस एक फाइनेंशियल हब ही नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट और इनोवेशन के हब के रूप में दुनिया भर में प्रमोट किया जाए। मुंबई के लोग भी अपने शहर के इस नए रूप का स्वागत करने के लिए तैयार है। राधिका कुमार, मुंबई। लगातार आपको हम देते रहेंगे मुंबई में मेक इन इंडिया वीक के अपडेट्स, लेकिन फिलहाल एक और खबर, सेबी के मौजूदा चेयरमैन यूके सिन्हा फिर से चेयरमैन बन सकते हैं। आज सेबी चेयरमैन के लिए बनी सिलेक्शन कमेटी की अंतिम बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि 3 नामों की सिफारिश अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट यानी एसीसी के पास की जाएगी। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली एसीसी हफ्ते भर में इस पर अंतिम फैसला ले लेगी। सेहत को लेकर लोगों में बड़ी जागरूकता से फूड कंपनियां भी अब सतर्क हो गई। वो आइसक्रीम से लेकर कोल्ड ड्रिंक्स तक का सभी पैकेज फूड प्रोडक्ट में कैलोरी कम करने की तैयारी कर रही हैं। इन कंपनियों में HUL, पेप्सिको और कोका कोला भी शामिल है। देश की FMCG कंपनियां अपने फूड प्रोडक्ट की पैकेजिंग साइज कम करने समेत वो तमाम उपाय कर रही हैं जिससे उनके कंज्यूमर्स को कैलोरी एक लिमिट में ही मिले। दरअसल एक तय सीमा से ज्यादा कैलोरी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। WHO के मुताबिक देश में साल 2030 तक करीब 8 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं और इसकी बड़ी वजह होंगे लाइफस्टाइल में बदलाव और फास्ट फूड का बढ़ता चलन। कोल्ड ड्रिंक्स का जो एसिडिक लेवल बहुत ज्यादा होता है और प्लस दूसरी प्रॉब्लम है कि उसमें प्रेजर्वेटिव और शुगर है, जो हमारी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है, दांत कमजोर हो जाते हैं, बिकॉज ये 2 जगह से कैल्शियम निकल के उसको एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन ये खतरा सिर्फ कोल्ड ड्रिंक तक सीमित नहीं है। आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर जैसी चीजें भी जरूरत से ज्यादा कैलोरी वाली होती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए कंपनियां सबसे पहले अपनी सेल्स स्ट्रेटेजी बदल रही हैं। HUL जहां मैग्नम और कॉर्नेटो आइसक्रीम के मिनी पैक्स लेकर आई है, वहीं पेप्सिको अपने कोला प्रोडक्ट को 150 मिलीलीटर पैक में लाने जा रही है। कोका कोला भी अपने ड्रिंक्स 180 ml कैन में लाने की तैयारी कर रही है। जानकारों के मुताबिक ये ट्रेंड आगे और बढ़ेगा। टेम्पर्ड इंडल्जेंस, लोग इंडल्ज तो करते हैं बट उसको टेम्पर करेंगे, टेम्पर्ड मतलब कंट्रोल्ड तरीके में करेंगे, तो ऐसा एक ट्रेंड देखने को मिलेगा और ब्रांड्स इस पे रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं और ग्लोबली शुरुआत हो गई है और बड़ी जल्दी आई थिंक हमारे यहाँ पे भी ऐसे एग्जांपल्स बहुत उभरेंगे। वैसे तो भारत में 14,000 करोड़ से ज्यादा के पेय पदार्थ कारोबार में डाइट पेय पदार्थ का हिस्सा सिर्फ 300 करोड़ ही है, लेकिन इनकी बिक्री में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यही वजह है कि कंपनियां अब डाइट और शुगर फ्री प्रोडक्ट लॉन्च करने पर जोर दे रही हैं और इस ट्रेंड में बड़ी रेस्टोरेंट चेन्स भी शामिल हो गई हैं। अर्णव वसावड़ा,
दिल्ली में चल रहा ऑटो एक्सपो अभी भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहां पर सिर्फ बाइक्स और कार देखने के लिए ही लोग नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो लोगों का ध्यान खींच रही हैं। आइए आपको छोड़ जाते हैं कुछ ऐसे ही दृश्यों के साथ।